तो दोस्तों आज के दिन की बात की जाए तो मार्केट में आज हमको भारी गिरावट देखने को मिली है। चारों तरफ ब्लड बाथ देखने को मिला है। अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 में 200 पॉइंट्स की गिरावट है। ऑलमोस्ट एक सवा परसेंट के आसपास निफ्टी हमको क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कुछ देर पहले तक निफ्टी में और भी बड़ी गिरावट थी। 300 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन हमको निफ्टी 50 में देखने को मिल चुकी थी, लेकिन निचले स्तरों से अभी यहाँ पर रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। जितने भी इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रॉडर लेवल पे, सारे आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए देखने को मिले थे। तो डेफिनेटली पैनिक की सिचुएशन है। प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आज हमको होती हुई देखने को मिली है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो गिरावट है आज हमको क्यों देखने को मिली है। इतनी बड़ी गिरावट हमने पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो बिगेस्ट सिंगल डे सेलिंग आज हमको देखने को मिली है। तो उसके पीछे क्या एक्चुअल रीजन है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, उसको एनालाइज करने वाले हैं और आगे की रणनीति यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ यहाँ पर मैं आपके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस भी शेयर करने वाला हूँ इस गिरावट के पीछे का। और उसके बाद एज इन्वेस्टर हमको क्या करना है, वो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मेन क्वेश्चन है कि ये गिरावट क्यों हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट हमको आती हुई देखने को मिल रही है कि यहाँ पर फिच ने यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। जो पहले ट्रिपल ए होती थी उसको डबल ए प्लस कर दिया, यानी कि एक रेटिंग यहाँ पर डाउन कर दी है। और उसकी वजह से होगा क्या कि बोरिंग कॉस्ट यहाँ पर यूएस की हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अगर मैं सिंपल लेमन भाषा में आपको समझाऊं, सिंपल टर्म्स में बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारा सिबिल स्कोर होता है। अगर सिबिल स्कोर हमारा अच्छा है, 800 के ऊपर है, 800 के आसपास है, तो हमको लोन आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिसेंट मिल जाती है। लेकिन अगर हमारा स्कोर काफ़ी कम है, 500 है, 600 है, तो लोन मिलने में मुश्किल होती है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए लोन मिल भी गया तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है हमको हाई देनी पड़े। उसी प्रकार यहाँ पर जब क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाती है तो बोरिंग कॉस्ट यहाँ पर हमको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। यानी कि जो बोरो करेंगे हम, कुछ भी अगर हम पैसा बोरो करेंगे तो उस पर हमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट में इश्यूज आ सकते हैं। और फिच ने यहाँ पर बेसिकली जो अभी ऑलरेडी फिजिकल इश्यूज चल रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट इश्यूज चल रहे हैं यूएस के साथ, ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज चल रहे हैं, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रेटिंग डाउन कर दी है। अभी हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था कि लगातार यहाँ पर जो है फिजिकल डेफिसिट, जो बेसिकली डेट सीलिंग है, वो यहाँ पर रेज करते हुए नजर आए। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से यहाँ पर रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है और इस वजह से मार्केट हमको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इमर्जिंग मार्केट्स की, तो आप देखिए इमर्जिंग मार्केट्स यहाँ पर इस न्यूज़ के बाद सारे ही हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसमें इंडिया भी आता है। और इंडिया में भी आज आप देख रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर मतलब 300 पॉइंट्स की गिरावट हमको देखने को मिल गई थी निफ्टी 50 में। आप देखिए जितने भी यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स हैं सारे हमको रेड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर और वजह यही है कि फिच ने यहाँ पर यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउन कर दी है और यही एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही एक बड़ी वजह यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी लेट्स सी यहाँ पर अगर और कोई भी इश्यूज और दूसरे होते हैं तो आपके साथ में यहाँ पर ज़रूर शेयर करूंगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स के लैंडिंग रेट्स है वो जो एक दूसरे से यहाँ पर बेसिकली वो लैंड करते हैं, वो रेट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे एंड बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो फिजिकल डेफिसिट वुड माइट गो अप। तो ये रीज़न है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ऐसा पहले भी हुआ था क्या? हाँ जी हाँ, पहले भी हुआ था। मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। देखिए जब यहाँ पर एस&पी ने, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि एक और बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जस्ट लाइक फिच, उन्होंने भी यहाँ पर 2011 में 5 अगस्त 2011 में जो रेटिंग थी यूएस की, आप देख सकते हैं, उसको डाउनग्रेड कर दिया था। आउटस्टैंडिंग से एक्सीलेंट कर दिया था, ट्रिपल ए से ए प्लस कर दिया था। जैसे कि आपने जस्ट देखा कि यहाँ पर ट्रिपल ए से ए प्लस कर दिया, सेम जैसा कि 2011 में एस&पी ने किया था। अभी फिच वापस यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर उस टाइम क्या हुआ था ये देखना भी जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाऊंगा एस&पी 500 का। उस टाइम कैसी गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिली थी। तो देखिए डेट हमने देखी अभी कितनी है, 5 अगस्त 2011। तो 5 अगस्त 2011 को आप देखिए यहाँ पर करीब करीब हमको जब यहाँ पर न्यूज़ आई थी, ये वाली न्यूज़ आई थी, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, देखिए कैसी गिरावट हुई थी। तो यहाँ पर न्यूज़ आई थी, उसके अगले दिन देखिए, एक दिन में, सिंगल डे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक दिन में आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 6.66% की हमको इंडेक्स लेवल पे गिरावट देखने को मिली थी। बहुत भारी गिरावट हुई थी जी हाँ। तो उस टाइम भी गिरावट हुई थी और अभी भी वही गिरावट हमको आती हुई देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पर अगर बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो यहाँ पर डेफिनेटली जो बोरो करेगी पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट,
चाहे वो बॉन्ड्स इशू करके करे या जिस तरह से भी करे, तो वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट इश्यूज और क्रिएट होते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर इन्फ्लेशन की मार हम सही रहे हैं, और ये भी अभी इश्यूज हमको क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉन्ग टर्म इशू है? तो जी नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है, जब तक चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो 8 अगस्त 2011 को 6% की गिरावट हुई थी, 6-7% की। उसके बाद मार्केट रिकवर किया था, अगले दिन ऑलमोस्ट 5% यहाँ पर मार्केट रिकवर किया था, फिर गिर गया था, फिर रिकवर किया था। तो बेसिकली काफ़ी टाइम तक यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ था। S&P 500 इंडेक्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कितनी बड़ी रैली हमको आती हुई देखने को मिली थी। तो ये सारे अभी जो यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, ये जो शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, आप देखिए यहाँ पर अगस्त से लेकर नवंबर तक तो एक लंबा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। वैसे लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई लंबा नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जो करते हैं, उनके लिए यहाँ पर हो सकता है थोड़ा मार्केट में हमको वॉलेटिलिटी या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मार्केट भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो हो सकता है मार्केट में हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर आता हुआ देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पर हमको फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और इमर्जिंग मार्केट्स में डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब मेन क्वेश्चन है हमको क्या करना चाहिए? पहले भी ऐसा हुआ है, वापस हो रहा है, तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि देखिए यहाँ पर अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में, यूरोप में, ये जो वेस्ट वाली कंट्रीज हैं, इनमें ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अमेजिंग है। इंडिया पे ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ेगा नहीं। जो यहाँ पर ग्रोथ एंड जो यहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं वो अभी भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट हमको आती हुई देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि वेस्ट में काफ़ी इश्यूज़ हैं, मैक्रो इश्यूज़ हैं। लेकिन जो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो अभी भी डिसेंट आती हुई देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो गिरावट है ना, यहाँ पर बाइंग का मौका है फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब मैं मार्केट मूड आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीड में हम चल रहे थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन आज के दिन की जो गिरावट है मूड को वापस फियर फेज में ले आई है, और एक्सट्रीम फियर में ये आ गया। तो यहाँ पर फिर से बाइंग का मौका हमको बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो अभी डेफिनेटली जब यहाँ पर फियर है, जो मार्केट में फियर है, उसको यहाँ पर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी 50 की बात की जाए तो देखिए डेली चार्ट पे मैं सबसे पहले यहाँ पर एनालाइज करूँ तो देखिए जो गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट है, 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी 50 ले रहा है, करीब करीब 19,500 का यहाँ पर एक ज़बरदस्त सपोर्ट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी गिरावट हुई थी यहाँ पर, 19,500 से नीचे की गिरावट हुई थी, लेकिन ये एक ऑलमोस्ट वापस रिवर्स हो चुका है। निफ्टी 50 19,500 का जो एक अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म जो ये जो एक बुल फेस चल रहा है, उसमें जो करेक्शन है वो आती है, हमेशा आती है, पहले भी आई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार आ रही है। आप देखिए जब यहाँ पर ये तेज़ी हुई थी तो यहाँ पर बीच बीच में बड़ी गिरावट हमको आती हुई देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली थी। कभी 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, कभी यहाँ पर हमको ये देखिए करीब एक दिन तो 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। लेकिन मार्केट यहाँ पर हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो जाए। जो अच्छा खासा सपोर्ट अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है वो आ रहा है 19,100, सॉरी एक सपोर्ट यहाँ पर है 19,300 का। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है वो करीब करीब यहाँ पर 19,100 का नज़र आ रहा है। तो 19,300 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 19,100 यहाँ पर दूसरा सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकते हैं ETF को, या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स को बाय कर सकते हैं, या फिर जो आपके रिसर्च स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है कि करेक्ट हो गए तो वापस उनको आप बाय कर सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 की बात हो गई। मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म हिकअप है, उसके बाद फिर से हमको अपवर्ड यहाँ पर जर्नी रिज्यूम होती हुई नजर आएगी। और हो सकता है या तो कंसोलिडेट हो ऊपर, सेकंड स्टेज कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार यहाँ पर हमको मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ मिड कैप की, तो मिड कैप में भी लॉन्ग टर्म इंटैक्ट नज़र आ रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये जो एक बेसिकली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस लाइन को आप यहाँ पर अपने टेक्निकल चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर ये ब्रेक डाउन देता है तब अपने आप शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टिंग जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं उनको एग्जिट करके यहाँ पर मार्केट को स्टेबल होने का वेट कर सकते हैं। तो ये एक आप अपने टेक्निकल चार्ट पे डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसके नीचे आता है मार्केट, तो इसके नीचे अगर यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स आता है, जो शॉर्ट टर्म इंडेक्स वाले हैं वो यहाँ पर आप
क्योंकि ज़्यादातर हम देखिए लार्ज कैप में पोजिशनल ट्रेडिंग करते नहीं हैं, ज़्यादातर हम मिड कैप या स्मॉल कैप में करते हैं, इसलिए 10 डे मूविंग एवरेज का आप यहाँ पर सपोर्ट या स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2000 मार्च मार्च 2023 से लेकर अभी तक इसने 10 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अगर यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ 10 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप अपने पोजिशनल ट्रेड्स को एग्जिट ले सकते हैं। बाकी जो स्टॉप लॉस आपके डायरेक्ट जो स्पेसिफिक स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगे हैं वो तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट उनको करना ही है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही यहाँ पर एग्जिट लेना है पोजिशनल वालों को, शॉर्ट टर्म वालों को। बाकी लॉन्ग टर्म वाले कोई दिक्कत नहीं है, मिड कैप इंडेक्स अगर करेक्ट होता है तो यहाँ पर और बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म। अब मैं सेम गोज विद दी स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 डे मूविंग एवरेज को अगेन यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रहा है, वापस से रिकवरी आ चुकी है। तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पूरा इंडेक्स लेवल पे अगर 10 डे ईएमए को ब्रेक डाउन देता है स्मॉल कैप इंडेक्स तो आप डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को वहाँ पर उस हिसाब से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल स्टॉप लॉस स्टॉक स्पेसिफिक तो आपके ऑलरेडी लगे ही होंगे। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे कोई हमको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जीडीपी ग्रोथ है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो कलेक्शन है, अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर बेसिकली जीएसटी कलेक्शन जो आ रहा है लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंटैक्ट नज़र आता है, ग्रोथ इंटैक्ट नज़र आती है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को आपको बेचना नहीं है। ये ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर एक आने वाले कई दशक तक रहती हुई हमको देखने को मिल सकती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर अभी देखिए 3.5 ट्रिलियन या 3.75 ट्रिलियन है। डेफिनेटली आने वाले समय में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती हुई नजर आएगी। उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा चीज़ करनी है कि अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर अच्छे से आपको मेंटेन करना है, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को यहाँ पर बाय करना है, डाइवर्सिफाइड रखना है, एलोकेशन का ध्यान रखना है। बस बेचना नहीं है, इन्वेस्ट यहाँ पर करके रखना है पेशेंस के साथ। परसिवियरेंस भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और पैनिक नहीं होना है। और जब भी पैनिक सिचुएशन मार्केट में आती है तो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली ऐड करना है। कोर पोर्टफोलियो में ही ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो 20-25 यहाँ पर 15-30 स्टॉक जो भी हैं उनमें जहाँ पर करेक्शन ज़्यादा आ रही है, जो अभी जिन सेक्टर में पैसे में सबसे ज़्यादा है वहाँ पर धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों छोटा सा अपडेट एनालिसिस रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग दी करेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ओपिनियन क्या है, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं, आपकी समझ साझा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।